नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रमुख विधाओं में नाटक के ऊपर। इसके पहले हमने नाटक का अध्ययन कैसे किया जाए इस पर एक वीडियो लेक्चर आप सभी को दिया था और पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ था कि आसानी से हिंदी नाटकों का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने हिंदी नाटकों की पृष्ठभूमि के ऊपर आज आप सबसे विचार करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सभी एकाग्रचित होकर पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे और सुनेंगे और जहां भी जरूरत लगेगी आप उसको अपने नोटबुक पर नोट भी करेंगे। जब हम हिंदी नाटकों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में हिंदी साहित्य का इतिहास आना चाहिए, जो कि 4 कालखंडों में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन हम जब नाटक विधा को देखते हैं तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक इस विधा पर अपेक्षाकृत बहुत कम काम हुए। अगर हुए भी तो नाटक की पृष्ठभूमि के तौर पर उनको देखा जा सकता है। जिस नाटक विधा को हम आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत देखते हैं, शायद वो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में क्लियर रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। तो पृष्ठभूमि से कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। जब हम इस लेक्चर पे आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट के दौरान या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अलग अलग परीक्षाओं में जो भी आए हुए हैं, वहां आप देखेंगे तो इस लेक्चर से रिलेटेड कई आपको तथ्य मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम 3 युगों यानी आदि काल, भक्ति काल और रीतिकाल में नाटक साहित्य का सर्वथा अभाव रहा है। 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक नाटकों के नाम पर मैथिल कोकिल कवि विद्यापति ने रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण नाम से कुछ नाटक लिखने का प्रयास किया। ये वही विद्यापति हैं जिनको कि हम आदिकाल के अंतर्गत आचार्य शुक्ल के अनुसार फुटकल खाते में पढ़ते हैं, और विद्यापति जिन्होंने कि सबसे पहले देशी भाषा में यानी लोक भाषा में लिखने का प्रयास किया हुआ था, इसीलिए उनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और यही विद्यापति न सिर्फ कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली जैसी रचनाओं को की, बल्कि इन्होंने नाटक भी लिखने का प्रयास किया। और इनके नाटकों को आप देख रहे हैं तो हरण शब्द लगा हुआ है अंत में, तो आपको ध्यान में रखना है रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण। लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास में विद्यापति ने लिखने का प्रयास किया था। आगे चलकर रीतिकाल के कवि केशवदास, जिन्होंने विज्ञान गीता लिखा, लक्षीराम कृत करुणाभरण, हृदय राम पंजाबी कृत हनुमान नाटक, यशवंत सिंह कृत प्रबोध चंद्रोदय 17वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ नाटक हैं। इसके बाद 18वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं कि नेवाज कविकृत शकुंतला, देवकृत देव माया प्रपंच, देव जो कि रीतिकाल में भी है और इनका समय 18वीं शताब्दी तक भी खींचकर लाया जा सकता है। तो देवकृत देव माया प्रपंच नाम से नाटक लिखा गया। आलमकृत माधवानल कामंद कला नाटक लिखने के प्रयास में कुछ रचनाएं इन्होंने की हुई हैं। अगर सही मायने में हम देखें तो हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु युग से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जिन भी तथ्यों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका जो स्रोत है वो है रामचंद्र तिवारी की बुक हिंदी का गद्य साहित्य और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। दोनों किताबों को मिक्स करके हमने एक नोट्स तैयार किया हुआ है, जिससे कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, तो आप इस नोट्स को भी अगर सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। वैसे अगर कोई आपको पढ़ाता है और बगल में एक कल्पना के माध्यम से समझाता हुआ नजर आता है, तो उस समय पढ़ने का आनंद कुछ और ही होता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप सभी को कि जब हम हिंदी नाटक की बात करते हैं तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक हिंदी नाटक का बहुत स्पष्ट स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आता है और जिसमें पहला कालखंड है भारतेंदु युग, वहां से हिंदी नाटक अपने विकास के
दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, उसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो कई आलोचकों ने नाटक की शुरुआत आधुनिक काल से, खास तौर से भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना हुआ है। अगर इनके पूर्व यानी पहले के लिखे गए नाटकों पर बातचीत करें, बातचीत इसलिए करना जरूरी है कि यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, यही मैं शुरुआत में कह रहा था कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सवाल पूछा गया है कि रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद, लक्ष्मीरामकृत, करुणाभरण। यहाँ पर देखिए ईस्वी प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है अनुमानतः। तो अगर परीक्षाओं में जो क्रम पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं या फिर प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखकर पूछे जाते हैं तो इसको आप भी यहाँ देख सकते हैं। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान द्वारा लिखा गया 1610 ईस्वी में। करुणाभरण नाटक लिखा गया लक्ष्मीरामकृत 1657 ईस्वी में। नेवाजकृत शकुंतला नाटक लिखा गया 1680 में। महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया आनंद रघुनंदन 1700 ईस्वी में, इसका अनुमान लगाया जाता है कि लिखा गया होगा। सभासार भी 1700 ईस्वी में लिखा गया, जिसके नाटककार के तौर पर हैं रघुराय नागर। उदयकृत राम करुणाकरण नाटक लिखा गया और हनुमान नाटक 1840 में लिखा गया उदयकृत द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी भारतेंदु युग के पहले नाटक लिखे गए थे उन नाटकों में कहीं न कहीं रामायण और महाभारत की कथा वस्तु को आधार बनाया गया है, जिसमें कि रामायण महानाटक, करुणाभरण, ठीक है, शकुंतला, आनंद रघुनंदन, सभासार, राम करुणाकर, हनुमान नाटक। तो हर नाटक में आप देख रहे हैं कि राम और हनुमान दो नाम जुड़े हुए हैं और इनको नाटक का शक्ल दिया गया है ताकि जो लोक जीवन में रामायण महाभारत का असर है उसको रंगमंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तो इन नाटकों को आप क्रम से भी याद कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र रूप में भी याद कर लीजिए कि कौन सा नाटक किसका है और किस सन में ये लिखा गया था। तो आप देखेंगे कि नाटक भले लिखे गए हैं लेकिन जो नाटक के तत्व होने चाहिए, नाटक को जो पूरा रूप प्रदान करता है, जो तत्व, वो सब इन नाटकों में नहीं दिखाई पड़ता है। ये पद्यात्मक प्रबंध है जिसमें काव्य गुणों का भी अभाव दिखाई पड़ता है। कुछ रचनाएं हैं जैसे कि आनंद रघुनंदन नाटक है जिससे कि खूब सवाल पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आनंद रघुनंदन जो कि लिखा तो गया है महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा, लेकिन इन तमाम नाटकों में आनंद रघुनंदन कुछ ऐसा नाटक है जिसमें कि शास्त्रीय नियमों का पालन किया गया है, उसके अनुसार लिखा गया है। इसमें नांदी, विष्कंभक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश भी दिए गए। ठीक है, और ये क्या किया गया है कि संस्कृत भाषा, क्योंकि एक जमाना था कि संस्कृत में जो भी नाटक लिखे जाते थे उनको भी काव्य कहा गया है। आपने पढ़ा होगा कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्यों में जो नाटक है वो क्या है? रम्य है, सुंदर माना गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम, तो नाटक को भी काव्य का दर्जा संस्कृत में दिया गया था। धीरे धीरे उसी का बाद में अनुवाद शुरू हुआ और खड़ी बोली गद्य में नाटक लिखे जाने लगे। ठीक है, तो आनंद रघुनंदन इन तमाम नाटकों में थोड़ा सा नाटक जो हिंदी नाटक के रूप में हम जानते हैं उसके शास्त्रीय नियमों का इसमें पालन किया गया है जो कि संस्कृत से प्रभावित है। नांदी, विष्कंभक, भरत वाक्य, इन शब्दों को वो विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो हिंदी के साथ संस्कृत भी ग्रेजुएशन या कभी पढ़े होंगे, वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसी कारण आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है लेकिन इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ दोष पाए जाते हैं, जैसे कि पहला है पात्रों के लोक प्रचलित नामों को बदलकर दुर्बोध बना दिया गया है। दूसरा है काल दोष का ध्यान न रखकर अंग्रेजी, फारसी, बंगला, मैथिली आदि अनेक भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। कथानक भी क्या है? शिथिल है। तो जो नाटक के तत्व हैं, खासतौर से 6 तत्व माने जाते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि 3 तत्व माने जाते हैं, रस, अभिनय और जो उसका
नायक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आनंद रघुनंदन का मूल्यांकन करते हुए आलोचकों ने इसमें कई दोष पाए, खासतौर से 3 दोषों की चर्चा यहाँ पर की गई। पात्रों को ध्यान में रखते हुए, इसकी भाषा को ध्यान में रखते हुए और कथानक को ध्यान में रखते हुए फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि सब मिलाकर यह न तो सुरुचिपूर्ण है और न ही अभिनय है। आगे चलकर कुछ और नाटक लिखे गए, जिसमें कि जिस नाटक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो नाटक कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इंदर सभा पूछ लिया जाता है कि इंदर सभा किसकी रचना है या फिर किसका नाटक है। तो अमानत क्री। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक है बंदर सभा, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ गया होगा कि इंदर सभा की तरह बंदर सभा नाम से किसकी रचना है। आप कमेंट्स करके बता भी सकते हैं, ठीक है। मैंने स्पेस छोड़ दिया है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इंदर सभा से खूब सवाल पूछा जाता रहा है, चाहे वो यूपी जीआईसी का देखिए, यूपी जीडीसी का देखिए। खासतौर से यूपी की परीक्षाओं का ज़्यादा अनुभव रहा है, और अन्य राज्यों में भी जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं वहाँ पर भी कुछ प्रश्न पत्रों में इंदर सभा सवाल के रूप में आया हुआ है। तो आप ध्यान में रखिए कि अमानतकृत द्वारा लिखा गया है सन 1853 ईस्वी में। इंदर सभा को भी गीत नाट्य यानी कि ओपेरा होने पर भी हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा में नहीं जोड़ा जा सकता है। और ये जो नाटक है कि रचना को ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी हम लोग पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं। तो पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि बहुत साफ सुथरा लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है, धीरे धीरे पता चलता है कि आखिरकार सही मायने में पहला नाटक कौन है। इसी लेक्चर में पता आपको चलेगा कि सही मायने में पहला नाटक किसको माना जाता है। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन परीक्षाओं से रिलेटेड जहां भी तथ्य दिखाई पड़ेंगे उन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने इंदर सभा के बारे में बताया कि इसको नाटक के तौर पर हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो रूप है वो है गीति नाट्य, जिसको कि अंग्रेजी में ओपेरा भी कहते हैं। इस इंदर सभा में नवाब की महफिल की नाटकीय योजना मात्र है, न इसमें कथा तत्व है और न ही चरित्र का विकास दिखाई पड़ता है। इसके गाने अत्यंत हीन स्तर के व्यक्तियों को ही प्रभावित कर सकते हैं। यानी नाटक का जो एक स्तर होना चाहिए, जैसे आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़ेंगे उसमें भी गीत योजना का बहुत ही अच्छा समावेश दिखाई पड़ता है। जब हम आगे प्रसाद जी के नाटकों पर चर्चा करेंगे तो और बातें क्लियर होंगी, अभी आप अपने मन में इसको रखे रहिए। तो इंदर सभा, इसके पहले हमने देखा आनंद रघुनंदन जो नाटक था उसमें भी तमाम नाटकीय तत्व हैं, लेकिन वो नाटक के असली तत्वों पर खरा नहीं उतरता है, उसमें कुछ न कुछ दोष पाए गए। उसके बाद जिस रचना पर हमने बात की वो है इंदर सभा। इंदर सभा भी गीति नाट्य के रूप में है, लेकिन एक जो प्योर विशुद्ध तरीके से नाटक का दर्जा देना चाहिए वो इसको नहीं दिया जा सकता है। कुछ कमियां हैं यहाँ पर। इसमें नाटकीय योजना तो है, लेकिन इसमें कोई कथा दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं किसी चरित्र का विकास दिखाई पड़ता है। इसमें जो भी गानों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, गीत योजना है, वो भी बहुत उच्च स्तर की नहीं है। तो इसलिए इसको भी हम नाटक मानने से हिचकिचाते हैं। आगे चलकर और बात क्लियर होगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि खुद बहुत अच्छे नाटक लिखे थे, मौलिक और अनुदित, उन्होंने भी इसकी खोज करना शुरू की कि आखिरकार हिंदी में नाटकों की परंपरा कहाँ से शुरू हो सकती है या फिर मानी जा सकती है। तो उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि अपने पिताजी के नाटक को ही हिंदी का पहला नाटक बता दिया, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। भारतेंदु के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रख कर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुष उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा सन 1857 ईस्वी में लिखा गया था। 1857, जो कि भारतीय इतिहास में भी, राजनीति में और साहित्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर आप देख सकते हैं। 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की उम्र लगभग 7 वर्ष थी, और इसी समय उन्होंने एक कविता भी लिखी हुई थी जिसका जिक्र इनके पिताजी करते हैं। और यहाँ पर जब हम नाटक पढ़ रहे हैं तो भारतेंदु का ये मानना था कि विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर, जो पहली बार मौलिक नाटक लिखा गया वो नहुष लिखा गया,
और उनके पिताजी लिखे थे गोपाल चंद्र, जिनको कि गिरधर दास के नाम से भी जाना जाता है, सन 1857 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता है कि भारतेंदु के पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास नहुस तो लिख दिए, भले ही विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया नाटक हो, पर वह अन्य ब्रजभाषा नाटकों से बहुत भिन्न नहीं है। जो इसके पहले के जो नाटक लिखे गए थे उनसे बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, उन्हीं टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नाटक के जो तत्व होने चाहिए वो पहले के अपेक्षा ठीक ठाक है। ठीक है ना। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, विशुद्ध नाटक रीति। तो परीक्षाओं में अगर आप जाएंगे तो ये शब्द आपको भड़काने में या परेशान करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप इस नोट्स के माध्यम से और जिन किताबों में से मैंने इसको लिया हुआ है वहां पर ये शब्द प्रयोग किया गया है। एक्सपर्ट जो है सीधे सीधे यहाँ से उठा सकते हैं कि विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया पहला नाटक कौन सा है। तो तमाम तर्क वितर्कों को आप किनारे रखते हुए भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा जो लिखित नाटक है नहुस, इसको मान सकते हैं, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1857 ईस्वी में। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि नहुस आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं बहुत ही जुझारू, वो कमेंट्स करके बता सकते हैं कि नहुस किसी के पिता का नाम है। आप जरूर कमेंट्स करिए कि आखिरकार हमारे इतिहास में या फिर पौराणिक कथाओं में या फिर महाकाव्य परंपरा में नहुस का जिक्र किसके पिता के तौर पर किया गया है। ठीक है, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमारा एक दूसरे से संवाद स्थापित होगा कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि विशुद्ध नाटक रीति से लिखा गया जो पहला नाटक है वो है गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा लिखा गया नहुस। लेकिन खोज जारी रही और रिसर्च के मुताबिक इसके पहले भी एक नाटक लिखा गया जिसका नाम है कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम, जो कि काठमांडू नेपाल में लिखा गया था। और ये जो नाटक है भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित है और इसकी रचना 1835 ईस्वी मानी जाती है। ये बहुत क्लियर नहीं, इसीलिए इसको बहुत जोर देकर हम नहीं बोल सकते कि ये हिंदी का पहला नाटक है। लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम जरूर इसको याद करें कि कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम की रचना कहाँ हुई थी। काठमांडू आपको ध्यान में रखना है। और इस नाटक की जो विषय वस्तु क्या रही है कि काठमांडू में रथ यात्रा के वार्षिक समारोह के अवसर पर ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वाधान में 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 1835 तक खेला गया था। तो रथ यात्रा, जब आप बनारस में जाएंगे कभी तो एक रथ यात्रा आपको चौराहा भी मिलेगा, वहां से भी रथ यात्रा। और रथ यात्रा की जब बात की जाती है तो उड़ीसा में भी बड़े धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाती है। काठमांडू में रथ यात्रा निकाली जा रही थी, इसी को आधार बनाते हुए एक नाटक लिखा गया कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम, और ये 1835 में 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच एक खेला गया था। ऐसा खोज या रिसर्च से पता चला। इसका मंगलाचरण तथा अन्य स्तुतियां, तो इसके जो मंगलाचरण है और स्तुतियां संस्कृत में है, किंतु गद्य भाग खड़ी बोली हिंदी में, इसीलिए इसको खड़ी बोली हिंदी यानी हिंदी के पहले नाटक के तौर पर देखने का प्रयास किया गया है। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से विश्वास के रूप में नहीं कहा जा सकता। बस यही कहा जा सकता है कि जिस नहुस को हम विशुद्ध रीति के आधार पर हिंदी का पहला नाटक मान रहे हैं, उसके पहले भी कुछ रचनाएं थी जो कि खड़ी बोली गद्य को लेते हुए नाटक के रूप में लिखे जाने का प्रयास था। इसके बाद जो नाटक लिखा गया प्रद्युम्न विजय नाटकम 1863 ईस्वी में गणेश कवि द्वारा। प्रद्युम्न ये भी महाभारत के एक खास पात्र के रूप में आप देख सकते हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक एक तो समग्र रूप में पद्यबद्ध है और दूसरे किसी संस्कृत नाटक का अनुवाद लगता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि गणेश कवि द्वारा ये लिखा गया है 1863 ईस्वी में। अब इसके बाद जिस नाटक पर मैं बात करने जाऊंगा
इसको भी आप देखेंगे तो खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि जानकी मंगल किसके द्वारा लिखा गया है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसका प्रकाशन हुआ 1868 ईस्वी में। यह नाटक अभिनय के लिए लिखा गया था, यानी रंगमंच के दृष्टिकोण से लिखा गया था। ठीक है, पहले नाटक लिखने से पहले जो नाटककार है उसके मन में रंगमंच आता था कि ऐसा नाटक लिखें जो कि दर्शकों के ऊपर बहुत ही प्रभाव छोड़े। तो जानकी मंगल ऐसा ही नाटक था। सन 1868 ईस्वी में शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने इसको लिखा और अभिनय के लिए लिखा था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। लेकिन इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। यानी 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक नाटक लिखा, विद्या सुंदर। यह नाटक मौलिक है या फिर अनुदित है, जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों पर बात करेंगे तब और स्पष्टता से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये मौलिक है या फिर अनुदित है। अभी अपने दिमाग में रखिए और दिमाग को दौड़ाइए। आपके पास वक्त है, आप इसको खोज भी सकते हैं। खोजेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपके मन में बैठ जाएंगी। ठीक है ना? तो जब जानकी मंगल लिखा गया 1868 में, रंगमंच के दृष्टिकोण से लिखा गया, और यही नहीं बल्कि इसमें जो नाटक के गुण होने चाहिए, तत्व होने चाहिए, वो भी सब इसमें मौजूद रहे, और भाषा इसकी परिमार्जित खड़ी बोली रही, ब्रज भाषा से प्रभावित नहीं रही। तो इसको भी हम नाटक, पहले नाटक की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है कि भारतेंदु का उदय यहाँ पर हो चुका था और उन्होंने भी ठीक उसी समय एक नाटक लिखा, विद्या सुंदर। और नाटक लिखने का जो प्रयास था, जैसे कि जानकी मंगल, उसका प्रभाव कहीं न कहीं तुलसीदास से जोड़कर देखा जाता है कि वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला, अभी हाल ही में हम लोगों ने दशहरा मनाया, उसके पहले हर गांव में रामलीला की जाती है, बल्कि एक लीला समिति ही रहती है। ठीक है ना? और हर साल कुछ न कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं। कभी राम रावण एक ही बाइक पर बैठकर जा रहे हैं। खासतौर से जो दिल्ली की रामलीला है उसकी चर्चा मैं करूं, एक बार एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें रावण बाइक चला रहा था और राम उसके पीछे बैठे हुए थे। और कई जगहों पर तो आप देखेंगे आजकल रील्स का जमाना हो गया और वीडियो हर जगह बन जाता है, तो भोजपुरी गानों पर भी सारे भी जो भी रामलीला के पात्र हैं वो नाचते हुए आपको दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रामलीला वो भी एक नाटक का ही रूप है। हमने देखा दशहरे में कि बहुत सारे लोग थे जो अपने कामों को करके रामलीला देखने की तैयारी में लगे हुए थे और जाकर पूरे वक्त तक बैठे रहते थे और रामलीला का आनंद उठाते थे। तो वो कहीं न कहीं उसमें नाटक का तत्व आपको दिखाई पड़ रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित जो रामलीला की लोकप्रियता के साथ साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जो है जानकी मंगल नाटक है। ठीक है, तो जानकी मंगल नाटक जो 1868 में लिखा गया, आपके मन में बैठ गया होगा। इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक विद्या सुंदर भी लिखा गया। जानकी मंगल नाटक लिखा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने और अभिनय के दृष्टिकोण से उन्होंने लिखा था। और मजे की बात यह है कि जो जानकी मंगल नाटक लिखा गया था, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी प्रतिभाग किया था, उसमें एक पात्र के रूप में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आज अगर कोई व्यक्ति नाटक लिखता है, उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है, तो उसके में दूसरे लेखक नहीं शामिल होते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन भारतेंदु युग के जो लेखक थे, बड़े ही प्रसन्नचित्त, दिलदार टाइप के लेखक हुआ करते थे। इसीलिए उस समय के गद्य को हास्यमुख गद्य भी कहा जाता है, क्योंकि व्यंग्य प्रधान शैली में इन्होंने गद्य लिखने का प्रयास किया, जिसमें नाटक लिखने में भारतेंदु युग के नाटककारों का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और न सिर्फ वो लोग नाटक लिख रहे थे, बल्कि नाटक लिखते लिखते अपने खुद पात्र के रूप में उसमें अभिनय भी करते थे और रंगमंच पे प्रस्तुत भी करते थे। तो ऐसा ही एक नाटक है जानकी मंगल। पूछा जाता है सवाल, कई बार सवाल पूछा जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
खुद के नाटकों में भी कुछ में अभिनय किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर शीतला प्रसाद के नाटक में उन्होंने अभिनय करने का प्रयास किया हुआ था, बल्कि शामिल भी हुए थे। और किसी किताब में मैंने पढ़ा हुआ था कि जब शीतला प्रसाद त्रिपाठी इसमें अभिनय करने के लिए जा रहे थे, तो किसी स्त्री का उनको अभिनय करना था, तो उस समय मूंछ मुड़वाना पड़ा इनको, तो इन्होंने अपने पिताजी से जाकर अनुमति ली थी। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे गाँव में किसी तरीके की किसी तरीके का नाटक हो, तो उसमें स्त्री पात्र आपको नहीं मिलते हैं, बल्कि किसी पुरुष को ही स्त्री का रोल करना पड़ता है। सभी चीज़ों से आप लोग भली-भाँति परिचित हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इस नाटक में भागीदारी की थी। इसकी जो विषय वस्तु है, रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है, लेकिन ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है और जो भी आवश्यक निर्देश है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसलिए यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भारतेंदु योगीन जितने भी नाटककार थे, नाटक लिखने के साथ साथ रंगमंच को भी वो विकसित कर रहे थे। ऐसा नाटक लिख रहे थे जिसको कि खेला जा सके, रंगमंच पे प्रस्तुत किया जा सके। आगे चलकर नाटक पे बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। इस तथ्य को मैं हटा नहीं पाया, क्योंकि हटाता तो शायद पूरी जानकारी अच्छे से नहीं दे पाता। सवाल भी पूछा जाता है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दशरथ ओझा। जैसे आप हिंदी आलोचना में तमाम आलोचकों का नाम सुने होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। वैसे ही अगर नाटकों की बात करें तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने काफी काम किया हुआ है और इस पे इन्होंने एक तरीके से पीएचडी ही की हुई है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, इसमें अपभ्रंश, मैथिल, राजस्थानी, बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के प्रारंभिक नाटकों के तुलनात्मक अध्ययन के सहारे हिंदी नाटकों के दो प्रमुख स्रोतों की ओर संकेत किया गया है। पहला तो है कि 13वीं शताब्दी में एक और तो कढ़प काल से चली आने वाली स्वांग की नाट्य परंपरा थी। स्वांग, जो कि अगर आप पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र, तो उसमें 10 रूपक का नाम आपने सुना होगा। 10 रूपक, ठीक है। और जैसे ही मैंने कहा, आपके मन में आ गया होगा कि ये 10 रूपक आखिरकार कौन लिखा है, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 10 रूपकों की बात की गई है। कई बार रूपक को नाटक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 10 रूपकों में, और 10 रूपकों के 18 उपरूपक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो स्वांग उसी रूपक का एक अंग है या फिर प्रकार कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि 13वीं शताब्दी में कड़प काल जो था, उसमें स्वांग की नाट्य परंपरा थी, जिसके नाटक डोम और डोमनियों द्वारा अभिनीत होते थे। दूसरी परंपरा रास की परंपरा थी, जिसका अभिनय बहुरूपीय द्वारा तथा जीर्ण सेवक किया करते थे। मध्यम वर्ग में इस दूसरी परंपरा का ही अधिक प्रचलन था। पहली परंपरा का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन दूसरी परंपरा का ज्यादा प्रचलन था। इनके विषय धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा लौकिक प्रेम संबंधी हुआ करते थे। यह होने पर भी इनमें संपूर्ण नाटकीय तत्व उपलब्ध नहीं होते। ये दशरथ ओझा का रिसर्च है। उन्होंने अध्ययन करते हुए कुल 2 परंपराओं को देखा है। एक परंपरा जिसमें कढ़प काल को रखा गया है, कढ़प काल, कढ़प्पा को जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें कि नाटक लिखा जाता था, डोम डोमिनियो द्वारा इसको अभिनीत किया जाता था। स्वांग जिसको कह सकते हैं। दूसरी परंपरा रास परंपरा थी, ठीक है। उस समय महाकाव्य भी लिखे जा रहे थे, जिसको कि रासों से हम जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रास मतलब लीला से जुड़ा हुआ है। इसमें अभिनय बहुरूपीय करते थे और यही दूसरी परंपरा ज्यादा लोगों में प्रचलित रही, क्योंकि इसके प्रचलित होने का कारण रहा। वो कारण क्या है? धार्मिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, आध्यात्मिक है, ठीक है। वस्तुतः ये लोक धर्मी नाट्य परंपराएं हैं जो पूरे भारतवर्ष में
अनेक नामों से जानी जाती रही हैं, व्याप्त रही हैं। जैसे आप उपन्यास को पढ़ेंगे तो उपन्यास हिंदी में उपन्यास है, मराठी में इसको कादम्बरी कहा जाता है, कई गुजराती में नॉवेल कहा जाता है, अलग अलग नामों से। वैसे ही नाटक को भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। तो बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लीला, रास और नौटंकी कहा जाता है, मध्य भारत में माच कहा जाता है, राजस्थान में ख्याल के नाम से जाना जाता है, गुजरात में भवाई नाम से जाना जाता है, बंगाल में जात्रा, बिहार में कीर्तनिया और अंकिया नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में ललित नाम से जाना जाता है और दशावतार। दक्षिण भारत में यक्षगान के नाम से जाना जाता है। यक्षगान की जब चर्चा यहाँ पर आई तो यूजीसी नेट का एक बार पेपर देखिएगा, उसमें पूछा गया है कि यक्षगान शैली के प्रवर्तक के तौर पर कौन है, तो गिरीश कर्नाड का नाम वहां पर लिया जाता है। तो दक्षिण भारत में यक्षगान, महाराष्ट्र में ललित दशावतार, बिहार में कीर्तनिया और अंकिया, ठीक है, बंगाल में जात्रा, गुजरात में भवाई, राजस्थान में ख्याल, मध्य भारत मध्य प्रदेश से जोड़कर देखा जा सकता है माच, और उत्तर प्रदेश में लीला, रास, नौटंकी। ठीक है, नौटंकी ये शब्द जो है लगभग एक दूसरे के समान है या फिर मिलते जुलते हैं। जो दशरथ ओझा जी हैं, उन्होंने अपने रिसर्च में यह स्वीकार किया है कि किसी किसी रास में रंगमंच निर्देश गद्य में मिलता है, किंतु ऐसे स्थल नगण्य है। तथ्य तो यह है कि बौद्ध दर्शन के दुखवादी दृष्टिकोण ने जिस प्रकार प्राचीन संस्कृत नाटकों की रसवादी या आनंदवादी परंपरा पर गहरा आघात किया था, उसी प्रकार इस्लामी मजहब की कट्टर सामाजिक नैतिकता ने हिंदी नाटकों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। क्योंकि हिंदी नाटक जो शुरुआत में लिखे जा रहे थे, उनका कहीं न कहीं धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक आधार पर लिखे जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ जो धर्म है, यहाँ पर देखिए बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया कि उसका जो दुखवादी दृष्टिकोण रहा है, प्राचीन नाटकों के रसवादी आनंदवादी परंपरा पर गहरा आघात यानी चोट पहुंचाया, यानी उसको रोकने का प्रयास किया। उसी तरीके से इस्लामी मजहब, इस्लाम में जो धर्म है, उसने भी हिंदी नाटकों के मार्गों के को रोकने का प्रयास किया। जनता अपनी धार्मिक एवं वीर पूजा की प्रवृत्ति को रासलीला, स्वांग तथा पूरन भगत, कत्ल हकीकत राय, आल्हा उद्दल, हिंदल राजा का ब्याह आदि के भद्दे अभिनयों द्वारा संतुष्ट कर लेती थी। आल्हा उद्दल की जब बात मैं कर रहा हूं तो आपके मन में एक रचना आनी चाहिए, परमाल रासो, ठीक है ना। परमाल रासो जिसमें कि आल्हा उद्दल की वीरता का बखान किया गया है। तो कहीं न कहीं काव्य को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये जो काव्य हैं कहीं न कहीं धार्मिक और वीर पूजा की प्रवृत्ति पर लिखे गए थे, जो कि जनता को अपने तरफ काफी आकर्षित करने में या फिर प्रभावित करने में काफी कामयाब थे या फिर सफल थे। तो इसी से जो जनता थी वो अपने को संतुष्ट कर लेती थी। कहना ना होगा कि अंग्रेज जाति तथा अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से हम में नव चेतना जागृत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही अंग्रेजों ने बंबई, मद्रास, कलकत्ता, पटना, बड़े बड़े नगरों में अपने मनोरंजन के लिए अभिनय शालाओं की स्थापना की। अभिनय शाला बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप ध्यान में रखिए, थिएटर। पहले से बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब तो जमाना आ गया है ओटीटी का, ठीक है, लेकिन पहले जो था थिएटर होना बड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। कहीं कहीं होते थे, नाम दिया गया है बंबई, मद्रास, कलकत्ता, पटना, बड़े बड़े नगरों में अंग्रेज जो थे अपने मनोरंजन के लिए थिएटर की स्थापना की। यानी कि थिएटर मनोरंजन के दृष्टिकोण से उन्होंने बनवाई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ते में स्थापित की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि पहला जो रंगशाला था या पहली रंगशाला जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, कब हुई? क्योंकि कलकत्ता जब नाम आता है तो तुरंत आपके मन में फोर्ट विलियम कॉलेज इत्यादि आ जाने चाहिए।
उसके पहले ही प्ले हाउस नाम से एक रंगशाला कलकत्ता में बनाई जा चुकी थी। चीजों को समझिए, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ, खड़ी बोली का विकास 1800 ईस्वी के बाद से धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले ही अंग्रेजों ने एक रंगशाला बनवा दी थी 1776 ईस्वी में, 25 साल पहले लगभग। इसके बाद 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। अब जो लोग कलकत्ता के होंगे उस कलकत्ता थिएटर को देखे भी होंगे, क्योंकि पुरानी संस्थाएं कहीं कहीं अच्छी हैं, कहीं कहीं उनकी जर्जर स्थिति है। ठीक है, तो कलकत्ता थिएटर 1777 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसी थिएटर में सन 1789 में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अभिनय प्रस्तुत किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, 7 अंकों में विभाजित नाटक है। इसका जो चौथा अंक है काफी महत्वपूर्ण है। तो 1789 में कलकत्ता थिएटर में अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि संस्कृत में लिखा गया है उसको अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया। ये एक तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम की नाटकीयता का प्रभाव ही है कि अंग्रेजों ने संस्कृत का अध्ययन करते हुए इसको अंग्रेजी में अभिनीत किया। ये बड़ी सफलता अगर देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम के दृष्टिकोण से है। इन अभिनयशालाओं ने भारतीय शिक्षित समुदाय का ध्यान नाट्य कला की ओर आकृष्ट किया था। सर विलियम जोन्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण नाम है। अगर हिंदी साहित्य के बारे में बात करें तो सर विलियम जोन्स का भी काफी रोल रहा है। सर विलियम जोन्स द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिस कॉलेज की मैं चर्चा ऊपर कर रहा था, इस कॉलेज में शकुंतला के कई अनुवाद प्रस्तुत किए जा चुके थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने अभिज्ञान शकुंतलम को काफी दिल से लिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में इसके कई अनुवाद प्रस्तुत किए जा चुके थे। यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों का अध्ययन भारतीयों द्वारा पर्याप्त दिलचस्पी के साथ होने लगा था। नाट्य रचना के संस्कार अब भी भारतीय कला सृष्टा के मानस में विद्यमान थे। फलस्वरूप हिंदी में पुनः नए संदर्भ में नाटक लेखन की परंपरा आरंभ हुई। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये कोशिश की थी कि विशुद्ध तरीके से हम नाटक पर बात करें, उसके विकास पर बात करें। उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि हर परीक्षा में 1-2 सवाल यहाँ से आते ही आते हैं। वैसे तो परीक्षाओं में हर सवाल का महत्वपूर्ण रोल रहता है अंक बढ़ाने में, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। तो पृष्ठभूमि उम्मीद है कि समझ में आपको आ गई होगी कि हिंदी नाटक की पृष्ठभूमि क्या रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शुरुआती 3 कालखंड हैं उसमें नाटक लिखने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन सभी नाटक के तत्व उसमें नहीं दिखाई पड़ रहे थे। वो एक तरीके से काव्य के रूप में ही थे। लेकिन धीरे धीरे देखने में आया कि भारतेंदु युग में या फिर उसके ठीक पहले कुछ ऐसे नाटक आए जिसमें कि नाटक के तत्व भी दिखाई देते हैं और उसमें जो रंगमंचीय गुण होना चाहिए वो भी उसमें दिखाई देता है। फिर अंग्रेजों ने भी रंगशाला का विकास करने का प्रयास किया, कई थिएटर भी स्थापित किए और पहला थिएटर कौन सा था, ये सारी चीजें आपने देख ली। तो मोटे तौर पर आपके मन मस्तिष्क में हिंदी नाटक की पृष्ठभूमि बैठ गई होगी। आगे हम भारतेंदु योगीन नाटकों पर बात करेंगे। भारतेंदु के जो 17 नाटक हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उसकी विषय वस्तु को लेकर भी बात करेंगे। और उसके आगे जो प्रसाद युग में नाटक लिखे गए या फिर खुद प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक, उन पर बात करेंगे। प्रसादोत्तर युग में बात करेंगे, समकालीन नाटक के ऊपर बात करेंगे। और कुछ ऐसे नाटक हैं जैसे कि समस्या प्रधान नाटक जो लिखा गया उसकी एक जो परंपरा रही उसके ऊपर बात करेंगे, या फिर प्रतीकवादी नाटक जिसको कि न्यायोपदेशिक नाटक भी कहा जाता है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि नाटक के हर एंगल से आपकी तैयारी करवाने का प्रयास किया जाए। तो लगातार आप इस चैनल से बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।